हेलो एवरीवन, अभिज्ञान आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। लास्ट क्लास में हमने शीत युद्ध की जो समाप्ति हुई, वो शीत युद्ध की समाप्ति की पृष्ठभूमि कैसे बनी, इसके कारण क्या थे और शीत युद्ध की समाप्ति का प्रभाव क्या पड़ा, हमने इन सारे टॉपिक्स पर चर्चा की थी। आज जो हम चर्चा करने जा रहे हैं उस चर्चा का विषय है सोवियत संघ के विघटन के कारण। जब ये सोवियत संघ का विघटन हो जाता है उसी समय शीत युद्ध की समाप्ति होती है। तो यूपीएससी में सोवियत संघ के विघटन के क्या कारण थे, इससे भी प्रश्न आने की संभावना बनी रहती है। तो ये भी टॉपिक हमारे लिए महत्वपूर्ण है। हम लोग आज जानने का प्रयास करते हैं कि सोवियत संघ के विघटन के क्या क्या कारण थे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें सोवियत संघ के विघटन की, तो इसका जो महत्वपूर्ण कारण था वो था आर्थिक कारण। अब कोई भी देश अगर वहाँ के शासकों की नीतियां अगर इकोनॉमी के प्रति समझदारी वाली ना हो, कैसे अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान की जा सके, इसके बारे में कदम न उठाए जा सके, टैक्सेशन की क्या व्यवस्था हो, तो ऐसी स्थिति में किसी भी शासन का फेल हो जाना निश्चित होता है। प्रत्येक देश जो संप्रभु होता है, प्रगतिशील होता है, वो अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए एक आर्थिक मॉडल तैयार करता है और उस आर्थिक मॉडल के देश हित में क्या बेनिफिट्स होते हैं उनको इम्प्लीमेंट करने का प्रयास करता है। जो सोवियत संघ के शासक थे, प्रयास तो उन्होंने भी किए आर्थिक मॉडल बनाकर, ताकि वहाँ की इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग बनाया जा सके। लेकिन यहाँ की जो इकोनॉमी थी, यहाँ का जो आर्थिक मॉडल था, वो असफल हो गया। और जब आर्थिक मॉडल असफल हो गया तो यहाँ की सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था के लिए एक गंभीर संकट की स्थिति उत्पन्न हो गई। अगर हम वर्तमान की परिस्थितियों को देखें तो जब से ये कोरोना काल का दौर आया है, तब से प्रत्येक देश की, अगर हम कुछ देशों को अपवाद स्वरूप छोड़ दें, तो लगभग प्रत्येक देश की इकोनॉमी में गिरावट देखने को मिल रही है। और ये जो इकोनॉमी में गिरावट है, इसके पीछे कोरोना और कोरोना के साथ जो लॉकडाउन की स्थिति आई, प्रत्येक क्षेत्र में जो बंदी हुई, इसके कारण अर्थव्यवस्था की रफ्तार धीमी हो गई। और इस अर्थव्यवस्था की धीमी रफ्तार ने अर्थव्यवस्था को बहुत पीछे ला दिया। और जिस स्थिति में लॉकडाउन से पहले अर्थव्यवस्था थी, उस स्थिति में पहुंचने के लिए देशों को थोड़ा संघर्ष करना पड़ेगा, थोड़ा समय देना पड़ेगा। हम पहुंच तो जाएंगे उस स्थिति में, लेकिन थोड़ा समय देना पड़ेगा, क्योंकि प्रत्येक देश इस तरह की व्यवस्था बना रहे हैं, अपनी इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए ऐसे स्टेप ले रहे हैं कि जो आने वाला समय हो वो इकोनॉमी को बूस्ट कर सके। तो इसी तरह के प्रयास तत्कालीन सोवियत संघ के शासकों ने तो किए, लेकिन उनके जो प्रयास थे वो असफल हुए, और असफल होने के बाद वहाँ आर्थिक स्थिति गंभीर हो गई। यहाँ सिर्फ शासकों की नीतियाँ इसके प्रति
उत्तरदायी होती कि अगर उनका आर्थिक मॉडल असफल हो गया हो तो बात यहाँ तक ठीक हो जाती। लेकिन उनका जो दृष्टिकोण था साम्यवादी विचारधारा को बढ़ावा देना, ये दृष्टिकोण उनकी इकोनॉमी को पीछे ले जाने के लिए बहुत बड़ा फैक्टर बन गया। क्योंकि ये जो साम्यवादी विचारधारा को बढ़ावा दे रहे थे, इस विचारधारा को बढ़ावा देने के लिए इन्होंने अपने सामरिक क्षेत्र को मजबूत करना शुरू किया था। और कोई भी अपनी जो सामरिक स्थिति होती है बिना धन खर्च किए वो मजबूत नहीं हो सकती। वो चाहे नए हथियार खरीदने हो, चाहे दूसरे देशों में सैन्य अड्डे बनाने हो, या फिर जो अल्प विकसित देश हैं वहाँ फंडिंग करनी हो, जरूरत वहाँ धन की ही होती है, वहाँ जरूरत फंड की ही होती है। और जब जो सोवियत संघ का फंड है वो अपने देश में खर्च होने की बजाय जब सामरिक हितों में दूसरे देशों को अपने प्रभाव में लाने के लिए ऐसे साधनों पर जब खर्च किए जाने लग गए तो वहाँ की जो अर्थव्यवस्था थी वो डवाडोल हो गई। सोवियत संघ का ध्यान इस पर था कि जो दूसरे देश हैं उन देशों में साम्यवादी विचारधारा फैले, उन देशों में साम्यवादी देशों की सरकार बने। इस प्रकार का जो हस्तक्षेप था वो भी इसकी इकोनॉमी को पीछे छोड़ने में महत्वपूर्ण कारक बना। क्योंकि अगर कोई देश अपने पर ध्यान देने की बजाय दूसरे देशों पर ध्यान देने लगे तो वो देश आगे बढ़ने के बजाय पीछे होता जाएगा। और जो हम सोवियत संघ के विघटन से देख सकते हैं कि इन सारे कारकों ने मिलकर किस प्रकार सोवियत संघ के विघटन के कारण एक पृष्ठभूमि तैयार कर दी। इनमें आर्थिक कारण ही नहीं, सामाजिक कारण भी है, भौगोलिक कारण भी है, राजनीतिक कारण भी हैं। और उन सारे कारकों ने मिलकर सोवियत संघ की पृष्ठभूमि, सोवियत संघ के विघटन की पृष्ठभूमि तैयार की थी। अभी हम और कारणों पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन आर्थिक कारणों में ये जो आर्थिक मॉडल की विफलता है ये प्रमुख तत्व था। अगर हम इनके विकास की बात करें, सोवियत संघ के विकास की बात, तो बिना आधारभूत संरचना को मजबूत किए हुए कोई भी देश विकास नहीं कर सकता, चाहे वो सोवियत संघ हो, चाहे अमेरिका हो या भारत हो। किसी भी देश को आगे बढ़ने के लिए उसके आधारभूत संरचना को मजबूत होना जरूरी होता है। लेकिन सोवियत संघ में कमी ये थी कि उसने आधारभूत उद्योगों पर ध्यान नहीं दिया था। जब ध्यान नहीं दिया, निवेश की कमी हो गई, और निवेश की जब कमी हो गई तो आधारभूत संरचना के दृष्टिकोण से ये देश पीछे हो गया। और अमेरिका के जो विचार थे उन विचारों ने विश्व में अपना प्रभुत्व बनाया, और उसी के कारण था कि ये सोवियत संघ विघटन के कगार पर पहुंच गया। सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था ऐसी स्थिति में पहुंच गई थी कि यहाँ के आर्थिक वृद्धि दर में 1970 ईस्वी से लेकर 1985 ईस्वी तक 10% तक की कमी देखी गई थी। ये 10% का जो दर होता है वो बहुत होता है किसी इकोनॉमी के लिए, और ये हम देखते हैं 1970 से लेकर 1985 ईस्वी तक ये बनी रही थी, जहाँ अर्थव्यवस्था की दर में 10% तक की गिरावट आई। तो धीरे धीरे यहाँ की जो इकोनॉमी है वो गिरावट की ओर बढ़ती चली गई। अगर ये शासक वर्ग, यहाँ के शासक वर्ग यहाँ की अर्थव्यवस्था को मजबूत कर लेते, यहाँ आधारभूत संरचना पर निवेश कर लेते, तो शायद आर्थिक स्थिति इनकी स्थिर रहती और ये विघटन के जो कारण हैं उन कारणों में ये कमी आ जाती, और शायद परिदृश्य इसका कुछ दूसरा ही होता। लेकिन जैसा कि मैं हमेशा बोलता आया हूं कि E इज इक्वल टू ई होता है, इकोनॉमी इज इक्वल टू एम्पायर।
किसी भी एम्पायर को सशक्त रखने के लिए उसका इकोनॉमी का स्ट्रांग होना बहुत आवश्यक होता है, और सोवियत संघ के विघटन से ये हमने देख भी लिया। अब यहाँ आधारभूत संरचना में कमी के साथ साथ जो अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्र होते हैं, जैसे उद्योग या व्यापार, इसके प्रसार के लिए, इसके वृद्धि के लिए तत्कालीन शासकों द्वारा कोई प्रयास नहीं किए जा रहे थे। कोई भी देश अपने हित के बारे में तभी सोचेगा जब उसका स्वयं पे ध्यान हो। इसका ध्यान तो शीत युद्ध की विचारधारा में, दूसरे देशों को अपने प्रभुत्व में लेने में, साम्यवादी विचारधारा के प्रसार में और अमेरिका को पीछे छोड़ने में लगा हुआ था। ऐसी स्थिति में इसका कोई भी क्षेत्र सशक्त हो, ये कल्पना करना मुश्किल है, और ये हम सोवियत संघ के विघटन के कारणों में देख सकते हैं। क्योंकि जब हम अपने ऊपर ध्यान न देकर अपने पड़ोसी के ऊपर ध्यान देंगे तो हमारा विकास कैसे होगा। इसलिए आवश्यक है कि अगर हम अपना विकास चाहते हैं तो हमारे जो भी हमारे लिए आवश्यक तत्व है उन चीज़ों पे हमें ध्यान देना पड़ेगा। अगर हमें एक स्वस्थ शरीर बनाना है तो हमें हमारी दिनचर्या कैसी होनी चाहिए, हमारा खाना पीना कैसा होना चाहिए, हमारा रहन सहन कैसा होना चाहिए, इन सारी बातों पे ध्यान देना आवश्यक है। सेम उसी तरह जैसे किसी देश को आगे बढ़ने के लिए उसको प्रत्येक क्षेत्र पर ध्यान देना आवश्यक है। और ये कमी देखने को मिली सोवियत संघ में, जब उसने अपने पे ध्यान देने की बजाय जो शीत युद्ध के तत्व हैं उन तत्वों पे ध्यान देना शुरू किया, उन तत्वों को बढ़ावा देना शुरू किया, साम्यवादी विचारधारा को बढ़ावा देना शुरू किया, और उस उद्देश्य सिर्फ यही कि पूंजीवादी देश अमेरिका को पीछे छोड़ा जा सके। वो पूंजीवादी विचारधारा को पीछे तो न छोड़ सके, लेकिन स्वयं अपनी अर्थव्यवस्था में पिछड़ गए, और ऐसी जब स्थिति आ गई तो उसकी इकोनॉमी डमाडोल हो गई और उसके सोवियत संघ के विघटन के कारणों में एक प्रमुख तत्व बन गया। ये तो थे सोवियत संघ के विघटन के आर्थिक कारण। अब हम आते हैं सोवियत संघ के विघटन के राजनीतिक कारणों पे। तो यहाँ की जो राजनीतिक स्थिति थी वो राजनीतिक स्थिति एक भाई भतीजावाद, करप्शन और सुविधाभोगी वर्ग तक सीमित हो गई थी। ऐसी स्थिति तभी आती है जब वहाँ का जो शासक वर्ग हो उनमें तानाशाही की प्रवृत्ति हो, जब वहाँ के शासक में निरंकुशता की प्रवृत्ति हो। कुछ इसी तरह की स्थिति हमने फ्रांस में देखी थी, जब हमने फ्रांस की क्रांति की चर्चा की थी कि वहाँ का जो शासक वर्ग था वो सुविधाभोगी वर्ग था, वो निरंकुश था और वो उसके अंदर तानाशाही प्रवृत्ति थी। कुछ ऐसी ही स्थिति सोवियत संघ में बन गई थी। जब शासक वर्ग ही द्वारा ही इस प्रकार की विसंगतियों को बढ़ावा दिया जाएगा तो आप समझ सकते हैं कि प्रशासन में कैसे लोग आएंगे। प्रशासन में इस काल में भाई भतीजावाद को बढ़ावा दिया जा रहा था, अपने ऐसे लोगों को पदों पे बिठाया जा रहा था जो उनके सगे संबंधी हो। जब योग्यता के आधार पर नियुक्ति न होकर भाई भतीजावाद पे के आधार पर अगर नियुक्ति होने लग जाए तो हम कल्पना कर सकते हैं कि प्रशासन की स्थिति क्या होगी, समाज की स्थिति क्या होगी। और जब प्रशासन में इस तरह के अगर विसंगतियां अगर होंगी प्रशासन में, तो क्या देश विकास कर पाएगा? बिल्कुल नहीं कर पाएगा। और उसका परिणाम ये होगा कि देश विघटन की स्थिति में पहुंच जाएगा, जैसा सोवियत संघ में हुआ था।
यहाँ जो लोकतांत्रिक मूल्यों के तत्व होते हैं, जो गणतांत्रिक मूल्यों के तत्व होते हैं, उन तत्वों पे कुठाराघात किया जा रहा था। और जो जनता जब इन प्रगतिशील तत्वों से परिचित हो गई थी, इन तत्वों की मांग कर रही थी, तो शासन द्वारा इन तत्वों की ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा था। और जब शासक द्वारा इन जनता की लोकतांत्रिक मूल्यों की ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा था, तब उनका जो है विरोध होने लग गया। और जनता का जब विरोध होने लग गया, तो जो शासक वर्ग को जनता का समर्थन था, इस समर्थन में कमी आने लग गई, क्योंकि बहुत अधिक समय तक तानाशाही व्यवस्था, निरंकुशता व्यवस्था, इस पे शासन नहीं किया जा सकता। जब जनता इन प्रगतिशील तत्वों से अवगत हो, ऐसी ही स्थिति सोवियत संघ में बन गई कि जनता लोकतांत्रिक मूल्यों से परिचित थी। वहाँ की जो जनता थी वो लोकतांत्रिक भावना स्थापित करना चाह रही थी, सरकार से अपनी इच्छाएं व्यक्त करना चाह रही थी। जनता की जो मांग है, उन मांगों को वो शासन के समक्ष रखना चाह रहे थे, लेकिन वहाँ का जो शासक वर्ग था वो तानाशाही प्रवृत्ति पे उतर आया था। और जब ये स्थिति बन गई, तो वहाँ की जनता ने शासक वर्ग को समर्थन देना बंद कर दिया था। और समर्थन देना तो बंद ही किया था। ये स्थिति जब चरम स्थिति में पहुंच गई, जब तानाशाही प्रवृत्ति चरम स्थिति में पहुंच गई, तो कई राज्यों में साम्यवादी व्यवस्था के विरुद्ध विद्रोह होने लग गए। अब आप सोच सकते हैं कि जो सोवियत संघ है, जिन भावनाओं के वृद्धि के लिए, जिस विचारधारा के प्रसार के लिए इतने खर्च कर रहा हो, इतने प्रयास कर रहा हो, प्रत्येक देश को अपने प्रभुत्व में लेने की कोशिश कर रहा हो, अगर स्वयं की जनता विद्रोह पे उतर आ जाए, तो वहाँ के शासन सत्ता की क्या स्थिति होगी। कुछ ऐसी स्थिति आई वहाँ सोवियत संघ में, जब वहाँ की जनता ने कई राज्यों में विद्रोह कर दिया, तो वहाँ का जो शासक वर्ग है, उसकी जो बुनियाद थी वो हिलने लग गई। और इसके साथ साथ क्या हुआ कि जब ऐसी भावना सोवियत संघ में बढ़ गई, तो अमेरिका ने इसको एक अवसर के रूप में देखा। और जब साम्यवादी राज्यों में ऐसी विद्रोह की भावना उठने लग गई, तो अमेरिका ने इस अवसर को देखकर उन राज्यों में लोकतांत्रिक भावना के प्रसार हेतु उन राज्यों को सपोर्ट करना शुरू कर दिया। क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि दुश्मन का जो दुश्मन हो वो अपना मित्र होता है। कुछ ऐसी ही स्थिति अमेरिका ने अपनाई। जब उसको लगा कि सोवियत संघ के कई राज्यों में साम्यवादी व्यवस्था के विरुद्ध में विद्रोह की स्थिति आ गई है, शासन सत्ता के जो विरोध होते हैं वो जनता में अब मुखर होने लग गए, तो अमेरिका ने इन बातों को सपोर्ट करना शुरू कर दिया। और जब सपोर्ट करना शुरू कर दिया, तो जनता को एक बैकअप मिल गया। और इन सारे तत्वों ने मिलकर सोवियत संघ के विघटन की पृष्ठभूमि तैयार कर दी। ये तो सोवियत संघ की बात थी, लेकिन ये जो सोवियत संघ था, इसने पूर्वी यूरोप में भी साम्यवादी विचारधारा का प्रसार कर वहाँ के राज्यों में साम्यवादी शासन की स्थापना की थी। तो ये जो पूर्वी यूरोप के देश हैं,
जब यहाँ के देश साम्यवादी विचारधारा के प्रभाव में आ गए तो यहाँ के कई देशों में जो साम्यवादी सरकार है उसकी स्थापना हो गई। लेकिन जब सोवियत संघ में इस प्रकार की तानाशाही की प्रवृत्ति आ गई, निरंकुशता की प्रवृत्ति आ गई, तो जो पूर्वी यूरोप के देश हैं उन्होंने भी इस बात पे विद्रोह करना शुरू कर दिया, क्योंकि सोवियत संघ में स्वयं कई राज्यों में विद्रोह हो रहे थे। तो स्वाभाविक था कि जो साम्यवादी अन्य देश थे ये प्रभाव उन तक भी पहुंचना था, और धीरे धीरे ये प्रभाव, ये जो सोवियत संघ के जो विरोध की बातें हैं वो पूर्वी यूरोप तक पहुंचा, और वहाँ भी साम्यवादी शासन वाले देशों में इन साम्यवादी शासन का विरोध होने लग गया। और राजनीतिक स्थिति से अगर इसको देखा जाए तो ये सोवियत संघ के विघटन का एक महत्वपूर्ण कारक था। अगर हम सोवियत संघ के विघटन की बात करें तो सोवियत संघ के विघटन का जो बीजारोपण है, इसकी जो शुरुआत है वो उसी समय हो गई थी जब 1917 ईस्वी में सोवियत संघ में बोल्शेविक क्रांति हुई थी। जब बोल्शेविक क्रांति हुई तो सोवियत संघ में साम्यवादी सरकार का गठन हुआ, और जब सोवियत संघ में साम्यवादी सरकार का गठन हुआ तो इस सरकार ने पूंजीवाद का पुरजोर रूप से विरोध किया। पूंजीवादी देशों का समर्थक चूंकि अमेरिका था, इसलिए पूंजीवाद का विरोध मतलब अमेरिका का भी विरोध। और ऐसी स्थिति जब सोवियत संघ द्वारा बनाई गई तो ये जो अमेरिका है, अमेरिका ने भी सोवियत संघ का विरोध करना शुरू कर दिया, और इसकी जो साम्यवादी शासन की स्थिति थी वो शुरू से ही दमनकारी प्रकार की थी। वहां की जो विविधता है, जो सोवियत संघ की बहुजातीयता है, इस बात को शासन ने समझने में भूल की। चूंकि इसका जो क्षेत्रफल था सोवियत संघ का वो बहुत विस्तृत था, और यहां पर किस प्रकार की विसंगतियां उत्पन्न हुई जो विघटन में एक कारक बना, ये हम सोवियत संघ की भौगोलिक और सामाजिक कारण पॉइंट के अंतर्गत देखेंगे। तो यहाँ की जो भौगोलिक स्थिति थी अत्यधिक विकसित थी, क्षेत्रफल काफी अधिक था, और भौगोलिक स्थिति विस्तृत होने के कारण, क्षेत्रफल काफी विस्तृत होने के कारण यहाँ विविधता और बहुजातीयता थी। लेकिन यहाँ का जो शासक वर्ग है वो यहाँ की बहुजातीयता और यहाँ की विविधता को समझने में भूल कर दी। जबकि ऐसा होता है कि जहाँ ऐसी विविधता हो, बहुजातीयता हो, तो शासन वर्ग द्वारा एक समन्वित दृष्टिकोण अपनाया जाता है। लेकिन ऐसे दृष्टिकोण की यहाँ पर कमी दिखी, और ऐसी स्थिति जब आई तो वहाँ की जनता में असंतोष उत्पन्न हो गया। ये स्थिति तब और भयावह हो गई जब यहाँ की शासन सत्ता का सामान्य जनता द्वारा विरोध किया जाने लगा, और सामान्य जनता द्वारा शासन सत्ता के विरोध का मुख्य कारण था इसके शासन सत्ता का स्वरूप अति केंद्रित होना।
जनता इस स्वरूप से संतुष्ट नहीं थी। वो कल्याणकारी राज्य की मांग कर रही थी, वो लोकतांत्रिक तत्वों की मांग कर रही थी। लेकिन यहाँ का जो शासक वर्ग था वो अति केंद्रित व्यवस्था को बनाए रखना चाहता था। इसके साथ ही यहाँ का जो शासक वर्ग था वो सामान्य जनता की जरूरतों को, उनकी आवश्यकताओं को समझने में विफल रहा और इसके कारण यहाँ समाज के प्रति कल्याणकारी भावना का अभाव था। और ये सारे कारण थे उन कारणों ने मिलकर सोवियत संघ के विघटन की एक भूमिका बनाई और ये इस कारक को हम भौगोलिक एवं सामाजिक कारणों में रख सकते हैं। हमने आर्थिक कारणों की चर्चा की, राजनीतिक कारणों की चर्चा की और उसके साथ भौगोलिक एवं सामाजिक कारणों की भी चर्चा की। लेकिन सोवियत संघ के विघटन में गोर्बाचोव की भी भूमिका मानी जाती है। अब गोर्बाचोव के आने से वहाँ ऐसी कौन सी परिस्थिति उत्पन्न हो गई जिसके कारण सोवियत संघ का विघटन हुआ, इसको हम अभी देखते हैं। यहाँ जब गोर्बाचोव आता है तो जैसा कि हमने पहले की क्लास में भी डिस्कस किया था, गोर्बाचोव शांति व्यवस्था का समर्थक था, समझौतावादी दृष्टिकोण रखता था। लेकिन इसके विघटन की पृष्ठभूमि 1917 ईस्वी की बोल्शेविक क्रांति से ही पड़ी, क्योंकि यहां निरंकुशता तत्व हावी थे, अधिनायकवाद की स्थिति थी, दमनकारी स्थिति थी, समाजवाद का अभाव था। तो यह स्थिति बोल्शेविक क्रांति से ही शुरू हो गई थी। उसमें और भी विसंगति वाले तत्व उस समय आ गए जब स्टालिन सोवियत संघ का राष्ट्रपति बना। जब सोवियत संघ का राष्ट्रपति स्टालिन बना तो इसने शासक बनते ही जनता के प्रति दमनकारी नीति शुरू कर दी और जो जनता पहले से ऐसी दमनकारी नीतियों से परेशान हो और कोई शासक वर्ग आकर फिर से ऐसी नीतियां शुरू कर दे तो आप समझ सकते हैं कि जनता की मनोदशा क्या होगी। जनता जहां लोकतांत्रिक मूल्यों की बात कर रही हो, जहां गणतांत्रिक मूल्यों की बात कर रही हो, अपनी आवश्यकताओं पे ध्यान देने की शासन से मांग कर रही हो, वहां उनकी आवश्यकताओं पर ध्यान देने के बजाय अगर शासक वर्ग द्वारा दमनकारी नीति अपनाई जाने लगे तो जनता न सिर्फ विरोधी हो जाएगी बल्कि विद्रोह भी कर देगी। और यही स्थिति आई जब स्टालिन यहाँ का राष्ट्रपति बना था। तो जैसा कि अभी हमने बताया कि गोर्बाचोव जो थे वो शांति व्यवस्था के समर्थक थे, जो सोवियत संघ के राष्ट्रपति थे। तो ये जब राष्ट्रपति बने तो इनकी जो विचारधारा थी, इनकी जो सोच थी, वो लोकतांत्रिक और समाजवादी भावना को बढ़ावा देने वाली थी, इनकी वकालत करने वाली थी। तो जो स्टालिन के काल में जनता परेशान थी, उसकी नीतियों से दुखी थी, अब उसको गोर्बाचोव के काल में अपनी भावनाओं को व्यक्त करने का मौका मिल गया। अब वो अपनी विचारधारा को खुलकर रख सकते थे, अपनी भावनाओं को व्यक्त कर सकते थे। और यही हुआ जब गोर्बाचोव का शासन आया तो जनता को अपनी भावना व्यक्त करने का मौका मिला
और जनता साम्यवादी विचारधारा के विरुद्ध खुलकर अपनी भावना को व्यक्त करने लग गई। और इन सारी पृष्ठभूमियों ने मिलकर सोवियत संघ के विघटन की पृष्ठभूमि तैयार कर दी और अंततः सोवियत संघ का विघटन हो गया। लेकिन गोर्बाचेव ने सोवियत संघ में अपनी कुछ नीतियां प्रतिपादित की थी, अपनी नीतियां इंप्लीमेंट की थी। इन नीतियों का विश्व इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। अब हम डिस्कस करेंगे कि गोर्बाचेव की वो कौन कौन सी नीतियां थी। अब हम देखते हैं गोर्बाचेव की नीतियों को कि गोर्बाचेव ने सोवियत संघ में अपनी कौन कौन सी नीतियां इंप्लीमेंट की। तो गोर्बाचेव की जो नीतियां थी वो उन नीतियों में 3 नीतियां सर्वप्रमुख हैं। और उन 3 नीतियों में पहली नीति है ग्लासनोस्त, उस्कोरेनी और तीसरी है पेरेस्ट्रोइका। ये जो तीनों नीतियां हैं, ये तीनों नीतियां सोवियत संघ की सामाजिक आर्थिक व्यवस्था में सुधार के लिए गोर्बाचेव ने इंप्लीमेंट की थी। गोर्बाचेव चूंकि शांति व्यवस्था का समर्थक था और वो सोवियत संघ का विकास चाहता था, लेकिन साथ ही जो सामान्य जनता थी उनके लोकतांत्रिक मूल्यों पर भी वो ध्यान दे रहा था। ये उसकी सबसे प्रमुख विशेषता है। और अपनी इन्हीं भावनाओं को ध्यान में रखते हुए गोर्बाचेव ने ये नीतियां इंप्लीमेंट की। उसकी जो सबसे पहली नीति है ग्लासनोस्त, ये जो नीति थी, ये नीति यहाँ की आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक सभी मुद्दों पर वो सोवियत संघ में खुली बहस चाहते थे। ग्लासनोस्त का अर्थ ही होता है खुलापन, मतलब यहाँ की जनता की आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक इन सभी बातों पर खुलकर बहस हो, साथ ही लोकतांत्रिक मूल्यों को बढ़ावा दिया जा सके। मतलब जनता जिन आवश्यकताओं के लिए आज तक परेशान थी, जनता की जो जरूरतें थी, जिन निरंकुशता भावना से जनता परेशान थी, उन भावनाओं में गोर्बाचेव परिवर्तन का इच्छुक था और वो इसीलिए लोकतांत्रिक मूल्यों को बढ़ावा दे रहा था। ये उसकी पहली नीति थी। उसकी दूसरी नीति थी उस्कोरेनी। उस्कोरेनी का मतलब होता है त्वरण। ये उस्कोरेनी जो थी, ये सोवियत संघ के आधारभूत ढांचे का विकास करने से संबंधित थी। जैसा कि हमने पहले चर्चा किया कि यहाँ का जो शासक वर्ग था वो यहाँ के आधारभूत उद्योगों पे ध्यान नहीं दे रहा था, यहाँ के वाणिज्य व्यापार पे ध्यान नहीं दे रहा था, और इन सब तत्वों ने मिलकर यहाँ की अर्थव्यवस्था को बहुत पीछे छोड़ दिया था। तो इस अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए ये गोर्बाचेव ये अपनी नीति लेके आता है उस्कोरेनी, जिसमें वो चाहता था कि अगर आधारभूत ढांचे का विकास हो जाए तो यहाँ की अर्थव्यवस्था अपने आप आगे बढ़ जाएगी। तो आप समझ सकते हैं कि गोर्बाचेव कितना दूरदृष्टि वाला व्यक्ति था। इसके साथ ही गोर्बाचेव अपनी एक और नीति लेकर के आता है और उस नीति का नाम था पेरेस्ट्रोइका। इस पेरेस्ट्रोइका का मतलब होता है पुनर्गठन। अब ये जो गोर्बाचेव था वो सोवियत संघ में मानवीय मूल्यों के आधार पर सोवियत संघ का गठन करना चाहता था।
चूँकि इससे पूर्व के जो शासक थे उन्होंने दमनकारी व्यवस्था इम्प्लीमेंट कर रखी थी। जो यहाँ की अर्थव्यवस्था थी वो साम्यवादी भावना को विचारधारा को बढ़ावा देने के कारण यहाँ की अर्थव्यवस्था कमज़ोर हो चुकी थी। तो इन कमज़ोर अर्थव्यवस्था में देश को गति देने के लिए लोकतांत्रिक मूल्यों के साथ ही अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए गोर्बाचोव प्रतिबद्ध था और इन स्थितियों में परिवर्तन लाकर वो मानवीय मूल्यों के आधार पर सोवियत संघ को आगे ले जाना चाहता था। तो यहाँ की जो जनता थी, जनता के राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक विकास पर वो बल दे रहा था। अब इन तीनों नीतियों को देखकर हम अंदाजा लगा सकते हैं कि गोर्बाचोव कितना प्रगतिशील था, उसके विचार कितने प्रगतिशील थे और वाकई ये सोवियत संघ को आगे ले जाना चाहता था। वो था तो बड़ा ही दूरदर्शी व्यक्ति और इसी दूरदर्शिता को दर्शाने के लिए ये उसकी नीतियां काफ़ी हैं। उसने अपनी तरफ से भरसक प्रयास भी किए, हालांकि वो उन प्रयासों में गोर्बाचोव असफल रहा और जिसका परिणाम ये हुआ कि सोवियत संघ का विघटन हो गया। अपने पूरे एफर्ट लगाने के बाद भी गोर्बाचोव की जो नीतियां थी वो कालांतर में विफल हो गई और परिणाम ये हुआ कि सोवियत संघ का विघटन हो गया। तो हमने देखा कि इन सारे तत्वों ने मिलकर किस प्रकार सोवियत संघ के विघटन की भूमिका तैयार कर दी और सोवियत संघ के विघटन के साथ ही शीत युद्ध का भी अंत हो गया। तो आप लोग ध्यान रखें कि यूपीएससी के लिए ये सोवियत संघ के विघटन के साथ ही गोर्बाचोव की भूमिका क्या रही, इसको भी अच्छे से तैयार कर लें। तो आज की क्लास में शीत युद्ध का और सोवियत संघ के विघटन पार्ट का अंत होता है। हम अगली क्लास में विश्व इतिहास के एक नए टॉपिक के साथ फिर से मिलते हैं। थैंक यू।